आप सभी से बात करने के पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। वो सच है। तो दो तरह की बात है और उन दोनों बातों के माध्यम से आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा। हिंदुस्तान में शब्द को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कि इसका नाश कभी होता ही नहीं है। हम जो भी बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति सदैव रहती है, शाश्वत है वह। तो किस्सा यूँ है कि 350 ईस्वी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हिंदुस्तान में। उनका नाम था कुमारजीव। कुमारजीव बौद्ध धर्म के पालन करता थे और अपनी सलाहियत और अपने ज्ञान के चलते पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे केवल 24 साल की उम्र में। अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं कि उस ज़माने में भी जापान और चीन तक उनकी ख्याति पहुंच गई थी और चीन के सम्राट ने अपने दूत को भेजा हिंदुस्तान कि कुमारजीव को लाइए। कुमारजीव तमाम बाधाओं को पार करते हुए पहुँचे चीन। कहते हैं उनको उस वक्त की सारी ज़बान आती थी, सारी भाषाएं आती थी। तो कुमारजीव गए वहाँ पर और उनको काम दिया सम्राट ने कि आप चीनी ग्रंथों का अनुवाद करें और बहुत सारा काम चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करें। इतनी किताबें और इतना काम। तो बैठाया गया बौद्ध विद्वान को और बौद्ध विद्वान बोलता जाता था, वो उसी वक्त चीनी ज़बान में उसका अनुवाद करते जाते थे बिना वक्त लगाए। और 3 लोग बैठे थे, एक बौद्ध ग्रंथ का पाठ कर रहा था, वो चीनी भाषा में बोल रहे थे कुमारजीव, और दूसरी तरफ मंदारिन या चीनी भाषा में लिख रहे थे लोग। कहते हैं कि उन्हीं के कारण चीन और जापान में बौद्ध धर्म इतनी ख्याति के रूप में विस्तृत हुआ। मैं ये बात इसलिए आपसे बांटना चाहता हूँ कि कल्पना कीजिए कि ज़ुबान में वो तासीर न होती, वो ताकत न होती। कहते हैं कुमारजीव जब मर गए और उनके नश्वर शरीर को जब अग्नि को सौंपा गया तो काया के सारे अंग जल गए, ज़बान नहीं जली, जीभ बच गई। और आप उसी के साधक हैं, आप उसी का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं। इसलिए आप अपनी ताकत समझिए। हम लोग अपनी कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाते हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, तमाम तरह के विषय पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि अपनी बात कहना कैसे है तो हम कहते हैं कि रेडियो सुनिए। आज की तारीख में भी बातें नहीं बदली हैं। अब भी हम अपने बच्चियों को यही कहते हैं कि रेडियो सुनिए। तलफ़ुज़ कैसे ठीक करें, उच्चारण कैसे ठीक करें, ये सब चीज़ आज की तारीख में भी किसी व्याकरण की किताब से नहीं सीखी जा सकती है। आपको रेडियो सुनना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप देखें कि अब खुदा, मैं दूसरे वाले सत्र में आपसे बात करूंगा उदाहरणों के साथ कि क्या क्या रेडियो की दुनिया ने दिया है इस समाज को। फ़िलहाल तो हमें इस पर बात करनी है कि रेडियो संसार में शब्दों और भाषा की शक्ति क्या है। और जब दूसरी मर्तबा आपसे बात करने का मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपसे भाषा और उसकी प्रस्तुति शैली रेडियो प्रसारण को कैसे प्रभावित करती है इस पर बात करूंगा। तो ये 2 विषय पर आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला है और मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, जैसा हम अपनी कक्षाओं में भी आह्वान करते हैं, कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमसे पूछें। हमारे आने का यही मकसद है, हमें इसलिए बुलाया गया है यहाँ पर। तो ये बात, एक तो ये बात किस्सा जो मैंने आपसे बांटी। रेडियो पर हम बल देंगे, हालांकि दूरदर्शन भी पर बात करनी है यहाँ पर, लेकिन रेडियो पर बल देंगे क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि देखने के लिए हमारे पास प्रकृति ने आँख दी है,
लेकिन हम तो प्रकृति को भी चुनौती दे रहे हैं। हम कान से देखने की कला को रचते हैं। आप जब बोलते हैं या बोलती हैं तो लोग उसको देखते हैं कान से, निगाह से नहीं। तो कल्पना कीजिए कि ये सब कैसे हुआ होगा। एक पौराणिक कथा है, हम सभी उससे वाकिफ़ हैं। वेद व्यास गए, आपको मालूम है, धृतराष्ट्र के पास और कहे कि राजन किसी तरह हो सके तो युद्ध रोक दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं क्या करूं। तो वेद व्यास ने कहा कि आप नहीं रहे हैं तो आपको मैं दिव्य शक्ति देता हूं और आप देखिए। तो सिहर गए धृतराष्ट्र और उन्होंने कहा कि आप मुझे दिव्य शक्ति मत दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को मैं खेलते हुए नहीं देख पाया, किलकारियां करते हुए नहीं देख पाया, धूल सने जिनके पांव नहीं देख पाए, उनको मैं मरते हुए भला कैसे देखूंगा। तो वेद व्यास ने कहा कि राजन, मैं हितोपदेश आपको देने आया हूँ कि आपके चलते क्या होने जा रहा है और उस तकलीफ से तो आपको गुजरनी ही होगी। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम वृक्ष से दो काम लेते हैं। वृक्ष जब फलता फूलता है तो उसकी छाया में हम रहते हैं, लेकिन जब वो ठूंठ हो जाता है तो हम काट कर उसकी लकड़ी से अपना जीवन करते हैं, कोई काम उन लकड़ियों से। तो जो नहीं दे सकते हैं छाया, जो पत्ते, उनको भी दुख झेलना पड़ेगा। तब धृतराष्ट्र ने अनुनय विनय किया कि ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए। कबीर का शहर है बनारस। संजय कपास के फूल उगाने वाले परिवार से थे, सूत के बेटे थे, सूत का जो काम करते हैं। तकलीफ़ें देखी थी, जीवन को हंसते हुए भी देखा था। ऐसे ही लोग दिव्य दृष्टि पाते हैं। बहुत खाए पिए अघाए घरों में पैदा हुए बच्चे या बच्चियां तो कुछ जीवन में काम बेहतरीन नहीं कर पाते हैं। तो जीवन जीने और सीखने का दो ही रास्ता है, या तो हम अपने अनुभवों से सीखें या अनुभवों को सत्संग में बैठ कर सीखें, पढ़ कर सीखें, जान कर सीखें। तो संजय को वो दिव्य दृष्टि दी गई और संजय, आपको मालूम ही है कि उसके बाद संजय ने बताया कि क्या क्या हुआ। संजय के बारे में मशहूर है कि वो भूत भी देख सकते थे, वर्तमान भी देख सकते थे, भविष्य भी देख सकते थे। तो रेडियो की दुनिया में यदि कोई पहला नाम पौराणिक रूप से याद करें तो वो संजय हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कुमार जीव को समझना, संजय को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, महाभारत के बारे में बताते हुए संजय जब बोल रहे थे, कल्पना कीजिए धनुष चला और कोई धराशायी हुआ योद्धा जो धृतराष्ट्र को बहुत प्रिय है। धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं, लेकिन संजय उस संतुलन के साथ अपनी बात कह रहे हैं कि उससे अवसाद प्रकट हो, दुख प्रकट हो, लेकिन गला रूंधे नहीं, आवाज़ रुके नहीं। कितना मुश्किल है आपका काम। एक तनी हुई रस्सी पर आपको चलना है, आपको बात कहनी है। कहते हैं इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी और उस वक्त आप सभी जानते हैं, जब ये बताना था कि वो नहीं रहीं, तो जो अनाउंसर थी, सब क्या नाम था उनका, इस्लाम मतावलंबी थी वो, हाँ, सलमा सुल्तान। तो जब उनको बताना था, बतानी थी ये खबर, वो फूट फूट के रो रही थी। उसके पहले बहुत मानती थी, लेकिन ये बताना था उनको, और चेहरे पर उस दर्द को भी, और कही उन्होंने बात। मतलब आपको गमज़दा आप हैं, ये आप छुपा नहीं सकते। आपका बदन आपकी शिकायत करेगा, चुगली करेगा आपका बदन, आपकी निगाहें, आपके हाथ, आपके फड़फड़ाते हुए होठ, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन यही संतुलन आपको बनाना पड़ता है कि उस दुख को कैसे हम इस तरह से कह पाएं कि बात
वो अवसाद लोगों तक पहुँचे, लेकिन आप खुद अवसाद में न डूबें। तो ये मुश्किल काम है। जब मुझसे कहा गया कि आपको बात करनी है इन लोगों से, तो आप तो खुद ही, मतलब हम लोग सीखते हैं, सर हैं, जब हम लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए तो आप लोग बताते हैं कि सर इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कर देते, ऐसे नहीं ऐसे कर देते। तो ये दो तरफा मामला है। आप लोगों से भी हमने बहुत सीखा, ठीक वैसे ही जैसे हम आपसे कोई बात साझा करते हैं। तो एक चीज़ समझिए, हम अपनी दुनिया से ला रहे हैं बात, आपकी दुनिया से जैसे मैंने ली है बहुत सारी बातें। हम साहित्य पढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि बिंब को जब आप नहीं समझिएगा तब तक आप भाषा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बिंब है क्या चीज़, ये आपके लिए समझना सबसे ज़रूरी है। शब्दों के द्वारा जब हम कोई चित्र बनाते हैं उसे ही बिंब कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको इमेज कहते हैं। हर रेडियो में काम करने वाले व्यक्ति को बिंब की भाषा में पारंगत होना ही पड़ेगा। सपाट बयानी से रेडियो का काम नहीं चलता है। स्वरों का अनुतान, लय, तान, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी के पास बिंबात्मक भाषा नहीं है तो रेडियो में यकीन मानिए वो बहुत दूर का यात्री नहीं बन पाएगा। आसान है बिंबों को समझना। जब हम अपनी कक्षाओं में जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं, क्या तुम बिंब जानते हो, क्या तुम प्रतीक जानते हो, क्या तुम मिथक जानते हो। जिन विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं साहब का पढ़ा कभी इससे, तो हम कहते हैं पहले इसको समझो, तब जाकर कविता का वो दरवाज़ा खुलेगा, साहित्य का वो दरवाज़ा खुलेगा जिससे तुम्हारा रिश्ता बनेगा।